साइबर आतंकवाद एक ऐसा शब्द है जिसने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। साइबर आतंकवाद के रूप में पाकिस्तान को एक ऐसा हथियार मिल गया है जिससे कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का उसका काम अब और आसान हो गया है। अब पाकिस्तान को अपने आतंकी संगठनों से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आतंकवादी संगठन बॉर्डर पार से ही बैठे बैठे व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजते हैं और पत्थरबाजों की पूरी फौज तैयार हो जाती है। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें एक तरह से इन दिनों कश्मीर की पहचान बन गई है। पिछले हफ्ते ही डीएनए में हमने आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हुई थी। सुरक्षा बल एक आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे और तभी सैकड़ों की संख्या में पत्थरबाजों की भीड़ वहां पर जमा हो गई और उसने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि उनके ऑपरेशन की जानकारी पत्थरबाजों को कैसे मिल जाती है। अब इस सवाल का जवाब भी मिल गया है। कश्मीर की बारामूला जेल से कल छापेमारी के दौरान 14 मोबाइल फोन्स मिले हैं। जेल के अंदर बंद अलगाववादी, आतंकवादी और पत्थरबाज इन मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें से 2 मोबाइल फोन अलगाववादी नेता मसरत आलम के हैं। जेल में बंद इन अलगाववादियों और आतंकवादियों को पाकिस्तान से पत्थरबाजी के निर्देश मिलते थे और उसके बाद ये पूरे कश्मीर में अपनी टीम के लोगों को पत्थर फेंकने का कॉन्ट्रैक्ट देते थे। इसके बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। हम आपको डीएनए में पहले भी बता चुके हैं कि कश्मीर में पत्थरबाजों को सुरक्षा बलों पर हमले के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप्स से निर्देश मिलता है। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स का कंट्रोल पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के पास है। सुरक्षा बलों पर हमले और पत्थरबाजी के लिए इन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर निर्देश दिया जाता है। पत्थरबाजों को लोकेशन पर पहुंचने की सटीक जानकारियां भी दी जाती हैं, यानी जिस भी जगह सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं उसी जगह की सटीक जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से सर्कुलेट हो जाती है और फिर थोड़ी ही देर में एनकाउंटर वाली जगह पर सैकड़ों की संख्या में पत्थरबाज पहुंच जाते हैं। इन पत्थरबाजों का मकसद होता है आतंकवादियों को सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बचाना। सुरक्षा एजेंसियों के इन इनपुट्स के बाद आज गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें पत्थरबाजों से निपटने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। इस मीटिंग में सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर नजर रखने को कहा गया है जो पत्थरबाजों को पत्थरबाजी के लिए उकसा रहे हैं। कुछ ऐसे पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है जो सुरक्षा बलों पर हमले की कई वारदातों में शामिल रहे हैं। इसके अलावा पत्थरबाजों को मिलने वाली फंडिंग का सोर्स भी पता लगाने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में स्थिति बहुत गंभीर है। 9 अप्रैल को श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। अलगाववादियों और आतंकवादियों ने इस उपचुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है, इसलिए आने वाले कुछ दिन कश्मीर के लिए बहुत संवेदनशील है। ऐसे में जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों को सजग बनाए रखने के लिए हमने एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है और जो अब आपको ध्यान से देखना चाहिए। कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबरें देखकर आपको लगता होगा कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सोच गलत है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसका असर किसी न किसी रूप में आप पर जरूर पड़ता है। इसलिए जम्मू कश्मीर से आने वाली इन गंभीर खबरों को हल्के में लेना बंद कर दीजिए। हेलो भाईजान, काफिरों ने हमारे भाइयों को घेर लिया है। आप जल्द से जल्द बाहर निकलें और उन्हें पत्थर मारकर भगाएं। पाकिस्तान में बैठे अलगाववादियों के आकाओं के ऐसे ही फोन कॉल्स जब आते हैं तो कश्मीर की तस्वीर कुछ ऐसी हो जाती है। सुरक्षा बलों के गुप्त से गुप्त ऑपरेशन की सूचना भी पत्थरबाजों को कैसे मिल जाती है? सेना को अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले की ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की हैं, जब सुरक्षा बलों को एक आतंकवादी के छिपे होने की सूचना मिली थी। लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों ने इस इलाके में ऑपरेशन शुरू किया, सैकड़ों की संख्या में पत्थरबाजों की भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए।
पिछले कुछ वक्त से ये तस्वीरें ही कश्मीर की पहचान सी बन गई हैं। लेकिन अब ये गुत्थी सुलझ गई है कि कैसे पत्थरबाज इतनी जल्दी सेना के ऑपरेशन वाली जगह पर जमा हो जाते हैं। ये समझने के लिए आपको पहले इन तस्वीरों को देखना होगा। ये कश्मीर की जेलों में पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे कॉल सेंटर की तस्वीरें हैं। बारामूला की जेल में पत्थरबाजी का नेटवर्क चल रहा था। पुलिस ने जब जेल में छापा मारा तो ये 14 मोबाइल फोन पकड़े गए। इस जेल में कई अलगाववादी, आतंकी और पत्थरबाज बंद हैं। पुलिस को जांच में पता चला है कि इन मोबाइल फोन्स के जरिए इस जेल में बंद आतंकी पाकिस्तान के संपर्क में थे और बारामूला जेल में पत्थरबाजी का ये नेटवर्क अलगाववादी नेता मसरत आलम चलाता था। मसरत आलम को अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर देख लीजिए। ये वही मसरत आलम है जिसके जुबान पर सिर्फ पाकिस्तान का नाम होता है। क्योंकि पाकिस्तान की पूजा करने के लिए उसे पैसे दिए जाते हैं और फिर पाकिस्तान के निर्देश पर वो जेल में बैठे बैठे कश्मीर में पत्थरबाजी का नेटवर्क चलाता है। पुलिस और जेल अथॉरिटीज ने मिलकर वहां पे एक सर्च की और सर्च के दौरान हमें 14 मोबाइल फोन्स वहाँ से रिकवर हुए और कुछ इंक्रीमेंटिंग मटेरियल भी बरामद हुआ। और मोस्टली ये जो चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, उन लोगों से बरामद हुई हैं जो स्टोन पेल्टिंग या इसके इन्वेस्टिगेशन में या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। अब इन मोबाइल फ़ोन्स को हम मोबाइल फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं और FIR ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें। जिस प्रकार से भी अंदर गए होंगे इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाए। सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, लेकिन अलबत्ता अगर फ़ोन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी बाहर तो उस एस्पेक्ट को देखा जाएगा। इसलिए हमने FIR लॉन्च किया और देखा जाएगा कि किस गतिविधि के लिए ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहे हैं। मोबाइल मिले हैं, ये सही है और उस पर FIR दी गई है और हमारी साइबर फोरेंसिक जो टीम है उसको एग्जामिन कर रही है। बारामूला जेल में जिन कैदियों के पास से मोबाइल फोन मिले हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कुछ दिन पहले ही देश के गृह मंत्री ने बताया था कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़का रहा है। कि जब भी हमारे सेना के और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ऑपरेशन प्रारंभ करते हैं उस समय गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ नौजवान वहां पर आ जाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वो पत्थरबाजी करना वो प्रारंभ करते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे कश्मीर का नौजवान जो भी स्टोन पेल्टिंग करता है वह कुछ ऐसी फोर्सेस हैं और वह भी फोर्सेस पाक स्पॉन्सर्ड हैं जिनके द्वारा वह गुमराह किया गया है। पाकिस्तान में कुछ एक ग्रुप है ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से डिफरेंट एप्लीकेशंस का प्रयोग करके यह बराबर भीड़ को इकट्ठा करने की यह कोशिश की जाती है, जिसमें व्हाट्सएप और फेसबुक इन सब सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। और जैसा मैंने बताया कि यह ग्रुप जो सोशल मीडिया को ऑपरेट करता है वह पाकिस्तान में ही यह स्थित है। आपको अब बताते हैं कि आखिर व्हाट्सएप से पत्थरबाजी का यह खेल कैसे चलता है। पाकिस्तान से आतंकी कश्मीर के युवाओं से व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं। युवाओं को आतंक फैलाने, पत्थरबाजी के लिए उकसाया जाता है। पत्थरबाजी के लिए पैसों का लालच या जान से मारने की धमकी दी जाती है। हर व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 250 सदस्य होते हैं। एडमिन पाकिस्तानी आतंकी होता है। व्हाट्सएप पर ही पत्थरबाजों को एनकाउंटर की जगह और वक्त की जानकारी दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप पर लोकेशन भेजकर पत्थरबाजों को इकट्ठा किया जाता है। कहीं एनकाउंटर हो तो सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स अचानक सक्रिय हो जाते हैं। मैं घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने 2 रास्ते हैं जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाएंगे। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। समय समय पर इस प्रकार के तो प्रमाण उपलब्ध होते रहे हैं कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद की सरकार भारत की धरती पर और विशेषकर जम्मू कश्मीर में होने वाले आतंकवाद को बढ़ावा भी देता है, प्रोत्साहन भी देता है, आर्थिक सहयोग भी देता है। परंतु जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले की तुलना में अब ये धीरे धीरे पर्दाफाश हो गया है और भारत की ओर से भी उचित कार्रवाई उस प्रकार की इसको नियंत्रण में लाने के लिए की जा रही है।
सवाल ये भी है कि क्या कश्मीर में पत्थरबाजों को राजनीतिक मदद मिल रही है? ये सवाल उठा है पीडीपी के बड़े नेता और श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार नजीर खान के आरोपों से। नजीर ने कहा है कि पत्थरबाजों को नेशनल कॉन्फ्रेंस मदद करती है। कसूर उसका नहीं है जिसने पत्थर मारा, कसूर उसका है कि जिसने उसको पत्थर मारने पर मजबूर किया। जब स्टोन पेल्टर्स के नाम आ गए आरिपंथन में, वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। आप कैसे हम कह सकते हैं कि स्टोन पेल्टर कोई पाकिस्तान से हवाला आ रही है और उनको खड़ा कर रहे हैं? ये अपने लोग हैं जो खुद खाना बेदोश है और हमको भी खाना बेदोशी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर रहे हैं। नजीर के बाद पीडीपी नेता यासिर रेशी ने भी युवाओं को बहकाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रही है। हमेशा उनको इस्तेमाल किया अपने इक़्तिदार के लिए। उनको जब इक़्तिदार मिलता है तब वो उन्हीं लड़कों को दफनाते हैं जिनको वो बंदूक थमाया उन्होंने उन्हीं को दफना दिया, उनके घरों को बर्बाद किया। जब उनको इक़्तिदार छीना गया तो उन्होंने उनके हाथों में बंदूक थाम दिया। ये उनकी रिवायत रही। सवाल है कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर की सत्ता पर कई बार राज कर चुकी उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पत्थरबाजों की मदद करती है? हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोपों को खारिज किया है और पत्थरबाजी को पीडीपी सरकार की नीतियों का नतीजा बताया है। उतनी मजाक वाली बात है। वो डेस्परेट हैं कि वो कहीं पे पॉलिटिकल ये जो सारा एक नरेटिव बन रहा है उस पर उनका नाम नहीं आ रहा है। पीडीपी ने उनको कैंडिडेट तो बना दिया, बली का बकरा तो बना दिया, लेकिन उनका नाम कहीं चर्चे में नहीं आ रहा है। तो चर्चे में आने के लिए जाहिर है ऐसी बातें करते रहेंगे और उस पर कमेंट करना ज़रूरी नहीं है। पत्थरबाजी की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, तो लोगों को मरवा रहे हैं इस वक्त। बाकी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस सवाल है, हमने कभी किया ही नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आज पत्थरबाजी हो रही है तो ये 2016 और जो 2017 में कंटिन्यूसली वो 2016 का सिलसिला चल रहा है, ये उसका गुस्सा है। पत्थरबाजी को लेकर सियासी बयानबाजियों की सच्चाई जो भी हो, लेकिन क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि पत्थरबाजों को कश्मीर में बैठे ताकतवर लोगों की मदद मिलती है? जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी कह चुकी हैं कि 2008 से भटके युवाओं से कोई बातचीत नहीं की गई। 2008 से इस पे कोई काम नहीं हुआ है। आज मैं बहुत संजीदगी से ये बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, हम कोशिश करेंगे जितना भी हमसे बन पड़ेगा कि इन बच्चों से बातचीत की जाए, इनको एंगेज किया जाए, इनके क्या मसले हैं उनको सुना जाए। एक चक्रव्यूह में फंसे, इसमें से इनको निकालने के लिए हम लोग रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। पत्थरबाजी का फायदा उठाकर आतंकवादी भी अब सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। रविवार को श्रीनगर के नौहट्टा में सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। नौहट्टा में शहीद हुए पुलिस जवान शमशुद्दीन को नम आंखों से श्रीनगर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। ये जवान गुरेज का रहने वाला था। शमशुद्दीन के पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। अरे फकर होता है यार, क्यों नहीं होगा? फकर हुआ है, मुझे है फकर। कुल मिलाकर पत्थरबाजी का फायदा अब आतंकी भी उठा रहे हैं, और अगर यह सच है कि कश्मीर के कुछ नेता पत्थरबाजों के मददगार हैं, तो स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।